Hello students, I am going to discuss with you the topic measures of central tendency or also known as average. First of all, welcome to all of you in this session. In this session, I will discuss with you the meaning of central tendency. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप. केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उसके मेजर्स क्या हैं. तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. केंद्रीय प्रवृत्ति का मीनिंग क्या है, एवरेज का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या है. इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे. इसके बाद इसके मेजर्स हम शुरू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति. अब शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या चीज़ है. हमारे पास बहुत बड़ी क्लास है. क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स के अलग अलग तरह के मार्क्स हैं. तो एक और दूसरी क्लास है, एक क्लास सेक्शन ए है, सेक्शन बी. दोनों का कंपैरिजन करना हो. 60 स्टूडेंट्स ईच दोनों में हैं, तो अलग अलग मार्क्स होंगे. उनका कंपैरिजन करना, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हम नोट डाउन करें, दूसरे के साथ दूसरों के नोट डाउन करें और कंपेयर करें, तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं भाई क्या इंफॉर्मेशन है. तो कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी कोई एवरेज, कितने परसेंट वो पास हैं, कितने परसेंट फेल हैं, या ऑन एन एवरेज कितने परसेंट उनके मार्क्स हैं, दूसरी क्लास के कितने परसेंट मार्क्स हैं. अगर ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच क्लास इज़ बेटर देन अदर. तो वो एवरेज, वो मीन लेना, वो सेंट्रल वैल्यू लेना जिसके इर्द गिर्द मान लो 5 स्टूडेंट हों, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे मार्क्स हैं, तो कुछ सेंट्रल वैल्यूज़ की एवरेज जो आ जाएगी 20, 15 ऐसी आएगी, उसके इर्द गिर्द सारी वैल्यू घूमेंगी. तो जब उसको सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द वो वैल्यू घूमती हैं, बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं उसके आसपास रहती हैं, उस सेंट्रल वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति है. वो प्रवृत्ति बताती है कि ऑन एन एवरेज 70% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं. उसके बेसिस पर हम दूसरी क्लासेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ऐसे ही कोई कहीं जीडीपी का ग्रोथ रेट हो तो उसका ग्रोथ रेट, अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स के जो है हम कंबाइंड ग्रोथ रेट निकाल लें और कंपेयर करें किसी दूसरे स्टेट के साथ या दूसरी कंट्री के साथ, तो वो तो पॉसिबल है कि हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर ऑन एन एवरेज सारा डाटा हो तो फिर हम कंपेयर करना मुश्किल है. इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है यही शुरू होता है. इससे पहले मैं बता दूं 3 तरह के हमारे पास डाटा होता है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट. यूनिवेरिएट का मतलब होता है सिंगल सीरीज, एक स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग पेपर्स में मार्क्स हैं. हम कहें तो एक कंट्री का हम कहें कि जीडीपी है, तो वो एक सीरीज, सिंगल जब सीरीज बनती है उसको कहते हैं यूनिवेरिएट. जब 2 सीरीज होती हैं उसको कहते हैं बाईवेरिएट. जैसे 2 स्टूडेंट्स का कंपेयर करना हो, 2 क्लासेस के मार्क्स कंपेयर करने हो, उसको बोलते हैं बाईवेरिएट. और तीसरा होता है मल्टीवेरिएट. तो जो प्रॉब्लम्स हम शुरू करने जा रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, इसके अंदर जो प्रॉब्लम यूनिवेरिएट सीरीज की होती हैं वो सारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यूनिवेरिएट के लिए क्या क्या टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप. तो स्टैट्स के अंदर हम ये शुरू करने जा रहे हैं. तो इसका मीनिंग क्या, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू. एक सिंगल वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डाटा. अभी इसका मैं आपको करके बताऊंगा एक्सरसाइज. अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज समटाइम्स कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन. वो वैल्यू लोकेट सेंट्रल कर रही है. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है ये एवरेज, इसको बोलते हैं. सिंपल मीन को भी एवरेज बोला जाता है, लेकिन मीन एक इसका पार्ट है. एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी
एक ही मीनिंग है। इज असेंशियल टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटीज ऑफ डाटा एंड टू मेक दैम इंफॉर्मेटिव एंड कंपेरेबल। मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये दो तरह का डाटा है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अब इसके एक पेपर में इसके मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 20 मैं कह दूँ, आउट ऑफ 20 ये मार्क्स 15 है, एक पेपर में 17 है, दूसरे नेक्स्ट पेपर में 18 है, और एक में 19 है, और एक में 14 है। ऐसे 20 स्टूडेंट हैं, 17 है, 19 है, 20 हैं, और यहाँ पे आपके पास 13 हैं और 12 हैं। अब ये आपस में मैं कहूँ इसका कोई कंक्लूजन निकले तो पॉसिबल नहीं है। आपस में हम ये कंपेयर कर सकते हैं, इस पेपर में ये बेटर है, इसमें ये बेटर है, इसमें ये बेटर है, इसमें बी बेटर है, ए बेटर है, इसमें ए बेटर है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज कौन सा स्टूडेंट जिन्हें परफॉर्म बेटर किया है, तो हम कोई ना कोई कंक्लूजन पर आने के लिए हम क्या करेंगे, इनका टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद जितने पेपर हैं उनकी एवरेज लेते हैं, तो एवरेज मार्क्स हमें पता चल जाते हैं कि इसके 80% हैं, 70% हैं। अब ये 80 मान लो, ये 85 आए हैं, ये 82 आए हैं, तो ऐसा अगर आता है हमारे पास रिजल्ट तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स बेटर दैन बी। तो ये चीज़ें कैलकुलेट, अब इसमें अब ये तो डाटा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डाटा हो तो कंपेयर करना मुश्किल है, इसलिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इतने परसेंट आ गया, अगर परसेंट में देखना है तो ये, अदरवाइज इसका जो मीन ले, मान लो मीन जो आपके पास आया वो कितना आ गया, 16 इसका आ गया, और इसका जो मीन है वो आपके पास आ गया 15 ऑन एन एवरेज। तो हम कहेंगे ए इज़ बेटर देन बी। तो बी की जो परफॉर्मेंस है वो ए से बेटर रही है, इसके मार्क्स इससे अच्छे हैं। तो ये इस कंक्लूजन पे कब निकलेंगे, जब कुछ सेंट्रल वैल्यू, अब इसके इर्द गिर्द सारी वैल्यू घूमी, 16 के आसपास वैल्यू हैं, 15 के आसपास वैल्यू हैं, तो इनको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर है, ये कैसे निकाला जाता है, ये मैंने अर्थमेटिक मीन, इसको हम सिंपली एवरेज ही बोलते हैं, मीन लेके किया है। ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, और मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। 5 में हमारे पास मेथड हैं, मेजर्स हैं। तो लेकिन ये मीनिंग समझाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया कि इस तरह से हम इसको क्या कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव होती है ये वैल्यू। मीन क्या है, मीन इज ऑफन कॉल्ड द एवरेज इज द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ सेंट्रल। सबसे ज़्यादा जो है अर्थमेटिक मीन यूज़ किया जाता है, मीडियन भी है, मोड भी है, हार्मोनिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी हम करेंगे। तो मीनिंग सिंपली मीनिंग क्या है, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव सिंगल सेंट्रल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, किसी के लिए कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। आगे इसका आएगी इंपॉर्टेंस। मीनिंग एंड डेफिनेशंस आगे है, इसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग पता चल गया, हम सिंगल वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, और मेजर्स का मतलब होता है मेथड। तो हम इसमें करने जा रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, तो वो सारा यहाँ पढ़ेंगे हम। तो ये 2 वर्ड्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का, a measure of central tendency is a typical value around which other figures aggregate। वो वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द दूसरी सारी वैल्यू क्या हैं, घूमती हैं, उसके आसपास की वैल्यू सारी हैं। आगे अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, एवरेज इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। Since an average is somewhere within the range of data, it is sometimes called a measure of central value। ये मापक है उसका, सेंट्रल वैल्यू का मापक। According to Clark, an average is single figure that represents the whole group। पूरे ग्रुप को, पूरी सीरीज को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं एवरेज, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी।
एवरेज और मीन अलग चीज़ है, सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज एक ही बात है। तो इसके क्या यूजेस हैं, क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई वी स्टडी सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्यों पढ़ा जाता है एवरेज, रिप्रेजेंटेटिव द होल डाटा। अभी मैंने बताया पूरा डाटा हमारे पास हो तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। अब ये 5 हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक सीरीज़ के अंदर, 5 इसके अंदर हैं, अगर थाउजेंड्स में हो तो कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज के ऊपर आना पड़ता है। एवरेज के बेसिस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर। अब ये डाटा पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि ऑन एन एवरेज कितने हैं, 15, ऑन एन एवरेज 16 हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, अब दोनों स्टूडेंट्स का, 2 कंट्री का, 2 स्टेट्स का, 2 क्लासेस का, 2 कॉलेजेस का कंपैरिजन करना हो, मार्क्स का 2 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करना हो तो हम उसके एवरेज के बेसिस पर करते हैं। कंसाइज डिस्क्रिप्शन, अब देखो इतने मार्क्स हैं, इनको हम अब हमने रिपोर्ट लिखनी हो तो हम बता नहीं सकते, अब 1000 में हो 1000 नहीं लिखेंगे हम, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक कंसाइज वैल्यू है, संक्षिप्त विवरण है कि 16 है, या मैं कहूँ 85% है, ये 82% है। तो इतने बड़े डाटा को एक छोटे से डाटा ने रिप्रेजेंट कर दिया 85%। तो बड़ा संक्षिप्त जब हमें विवरण लेना हो तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण में सहायक होता है। कोई पॉलिसी बनानी है तो हमें पता चलता स्टूडेंट्स के मार्क्स को देकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने परसेंट हम कहें 80% हैं, रिजल्ट क्या आया 70, 80 या 50 हैं, ये ग्रुप है इनके कम है, ये ग्रुप है इनके ज़्यादा है। तो उनके बेसिस पर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी हो तो हम उसके बेसिस पर सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जितने भी स्टैटिस्टिकल आगे हम टेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सेंट्रल वैल्यू यूज़ होती है। सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पर हम आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसलिए हम इसकी स्टडी पहले करते हैं। तो दिस इज़ द यूजेस, नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्यों पढ़ा जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप इसको पढ़ते हैं। क्या फीचर्स होनी चाहिए एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक गुड आपका जो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ऐसा कौन सा मेथड है जो बहुत अच्छा मेथड है। हम आगे 5 मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने बताया भी आपको, एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है, एक मोड होता है, एक मीडियन होता है। तो बेस्ट कौन सा हो, किसके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो जिसके लिमिटेशन कहें बहुत कम है, कैसा होना चाहिए एक अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा मेथड कौन सा है जो बेस्ट हो, वो क्या होना चाहिए, सिंपलिसिटी, इजी टू कैलकुलेट, ऐसा मेथड जो बिल्कुल सिंपल हो कैलकुलेट करना, वो क्या होगा, अच्छा होगा। वो फीचर्स हैं उसकी कि गुड सेंट्रल वैल्यू के क्या फीचर होनी चाहिए। सेकंड है मेथड क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना। जैसे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सबसे आसान है, इसलिए अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला हो। अब कई बार मीडियन मोड जो हम करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यूज़ के अंदर हो, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 में जो जरूरी नहीं कोई वैल्यू हो उसके अंदर तो वो रिप्रेजेंटेड नहीं कर रहे, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, उसके अंदर सीरीज़ के अंदर वो वैल्यू हो तो वो पूरी को रिप्रेजेंट करने वाले। यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड का मतलब है एक सीरीज़ की एक सेंट्रल वैल्यू एक ही हो, 2, 3, 4 ना हो, तो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अब उसके बेसिस पर अगर हमने फर्दर कोई ट्रीटमेंट कोई एनालिसिस करना है तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन के बेसिस पर हम आगे बहुत अच्छे जो हैं टूल लगा के अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए अर्थमेटिक मीन को अच्छा माना गया। नॉट ड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती हैं, नॉट अफेक्टेड बाय स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये आपके पास सीरीज़ है, चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ। स्क्यूनेस और नॉर्मैलिटी का मतलब क्या है, ये कर्व है, ये मैंने बनाया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
बताएगा ये सेंट्रल वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी x बार आ गई। ये सेट वैल्यू लोअर होती है, सेट वैल्यू हायर होती है। इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल, इसको बोलते हैं राइट टेल। क्या मीनिंग है इसका? मान लो कि सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50। अब ग्रेटर वैल्यू इस साइड आ गई, लोअर वैल्यू इस साइड आ गई। इसका जो मीन है वो ये आ गया। अब इसका मीन ये आएगा 30, लेकिन मैं कहूँ कि ये सबका डिफरेंस जो है सेम चल रहा है। यहाँ पे 10, 10, 10 का डिफरेंस है। यहाँ वैल्यू 150 कर दी जाए और जब हम इसका अर्थमेटिक मीन लेंगे वो अर्थमेटिक मीन बढ़कर इधर आ जाएगा, वो 60 के करीब। मैं वैसे कह रहा हूँ तो इधर आ गया, तो वो इसकी जो शेप है, इसकी शेप बदल कर ऐसी हो जाएगी। ये सेम नहीं रही, इसकी शेप फिर ऐसी बन जाएगी, ये सेंट्रल में नहीं रहेगी। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि ये शेप जो है नॉर्मल ना रहे, या वो इस साइड झुक जाए या वो इस साइड झुक जाए। तो वो जब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब सीरीज से हटकर वैल्यू, सारे स्टूडेंट्स 10, 20, 25 रुपये खर्च कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने 1000 रुपये खर्च किए, वो 1000 से एवरेज बदल जाएगी। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कितना खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं आउटलायर या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो कोई भी मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। लेकिन जब ऐसा आएगा, जब हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो इससे पहले मीन 30 था, एक वैल्यू से सारे का सारा मीन चेंज हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन जो है आपका इस वैल्यू से अफेक्टेड होता है, स्क्यूड हो जाता है। तो होना नहीं चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो नहीं होगा। आगे एब्सोल्यूट, ये फ्रैक्शन में नहीं, एब्सोल्यूट नंबर। कई बार क्या होता है, हम नंबर ऑफ जेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज ले रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो पॉइंट्स में स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर ही होता है। ये परसेंटेज या ऐसा कुछ नहीं है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। गुड एवरेज शुड बी पॉसिबल टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल क्या होता है, मैंने अभी बताया। ये आपके पास सीरीज है। अब ये सीरीज जो है ऐसे लिखा था 10, 20, ये क्लोज होगी 50। एक इंटरवल्स होते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50 to 60 अगर हो तो इसकी सेंट्रल वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन। अगर ऐसे लिखा जाए अबव 50, तो इसका मतलब वो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कोई उसको कहते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। तो वो जब हम मीडियन मोड करेंगे वहाँ पर वो इसको अफेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो इसको अफेक्ट करना नहीं होना चाहिए, उसमें भी कैलकुलेशन पॉसिबल होनी चाहिए। गुड एवरेज शुड बी पॉसिबल टू फाइंड, ओपन एंडेड को भी कैलकुलेट करने वाला होना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन सा है ऐसा मेजर जो कैलकुलेट करता है। गुड एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। जब हम हिंदी में कहते हैं माध्यक, माध्यक का मतलब जो मीडियन आपका है, मीडियन जो होता है सेंट्रल वैल्यू है। जैसे मैंने लिखा 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो माध्यक जो है सेंट्रल वैल्यू जो सीरीज की होती है वो ये है। ना इस साइड देखा ना इस साइड, हो सकता है या 150 हो तब भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। माध्यक के अंदर क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू हम सीरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और n+1, n कितना नंबर सीरीज है 5, 5+1 6 किया तो थर्ड वैल्यू बनती है, 2 से डिवाइड कर दिया, थर्ड वैल्यू इसका माध्यक आ गया, मीडियन आ गया। तो इसने ये वैल्यू इन पर बेस्ड नहीं है, चाहे यहाँ 150 या 2000, 5000 कर दो, ये 30 का 30 रहेगा। इसका मतलब सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है बहुलक वो माध्यक, तो वो गुड इंडिक वो नहीं माना जाएगा, मेजर नहीं माना जाएगा। तो ये फीचर्स हैं, ऐसी फीचर्स होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के अंदर, तो वो बेस्ट माना जाएगा। तो वो हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे कौन सा मेजर ऐसा है जो इनको फुलफिल करता है। तो वी हैव 5 मेजर्स टू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज के 5 मेजर्स हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन और सिंपल मीन AM, ज्योमेट्रिक मीन GM, हार्मोनिक मीन HM,
ये तीनों के तीनों कैलकुलेट करने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। पोजीशन पर बेस्ड नहीं है। ये एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट यहाँ भी करते हैं, लेकिन ये पोजीशन पर बेस्ड है। मीडियन एंड मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आ गया, हार्मोनिक मीन, तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। मीडियन और मोड, मीडियन एम है, मोड, मीडियन मीन्स माध्यक और मोड मीन्स बहुलक। बहुलक का मतलब जो बार बार आए, जैसे कोई सीरीज है 10, 20, 30, फिर 10 आ गया, फिर 40 आ गया, 50, 70, फिर 10 आ गया। जो एक सीरीज के अंदर बार बार वैल्यू आती है वो आपका मोड होता है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू आती है। हार्मोनिक मीन मैं बताऊंगा आगे कहाँ कैलकुलेट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ये मैथमेटिकल है, ये पोजिशनल है। ये 5 मेथड हैं। पांचों मेथड से ही हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। 1 बाय 1 हम इनको कैलकुलेट करेंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। मैंने जस्ट अभी आपको कुछ एक पार्ट जो है इसका अर्थमेटिक मीन का, सेंट्रल टेंडेंसी का थ्योरेटिकल पार्ट शुरू किया है। इसके बाद मैथमेटिकल पार्ट शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा अर्थमेटिक मीन। इसके लिए बुक्स मैंने आपको पहले बता दी थी, वीके पब्लिकेशन की आप बुक ले लेना। इसके अलावा जो भी आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स, ये लिस्ट है आपके पास। स्पीगल की बुक है, एसपी गुप्ता है, एससी गुप्ता है, और आपके पास एमपीएसपी गुप्ता है, अग्रवाल की बुक है। ये सारी बुक्स आप लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपने परचेज़ करनी है वो वाली परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ एक फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या होने, इसका यूज़ क्या होता है, इसका क्यों हम पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, कंसाइज डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त विवरण होता है, नीति निर्माण में सहायक होता है, सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार। आगे फर्दर स्टडी करने के लिए हम बस अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं। कैसा होना चाहिए? इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, रिप्रेजेंटेटिव हो, यूनिकली डिफाइंड हो, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, और एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिक्योर्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर हो, एवरेज शुड बी गुड एवरेज शुड बी पॉसिबल टू फाइंड, सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंडेड क्लासेस, और सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। तो 5 हमारे पास मेजर्स हैं, 3 मैथमेटिकल हैं और 2 पोजिशनल हैं। तो फर्स्ट मैं करूँगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अर्थमेटिक मीन शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका इंटरेस्ट बना सकूँ, और मुझे उम्मीद भी है और मैं आशा भी करता हूँ कि आप अपना इंटरेस्ट इसमें बनाएं। बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा अच्छा पेपर है, बड़ा स्कोरिंग है, और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़नी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, स्टे at home, stay safe, bye bye, thank you very much.